नमस्कार दोस्तों। तो मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1830 से 48 तक का है। सॉरी, ये कैमरा ऑफ कर देता हूँ। तो हम लोग चलिए बात करेंगे अभी एज ऑफ रिवॉल्यूशन का। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन में 1830 से 32 1848 के बीच का यूरोप का जो था, ये उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो चलिए पहले इसको तो कोशिश करते हैं कि रीडिंग मारते चलें पूरा लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम आपको इसका डिस्क्राइब करें। तो as a conservative regimes that tried to consolidate their powers, the liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regimes of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among where the professors, school teachers, clerks and the member of commercial middle class. जब ये जो कंजर्वेटिव जो काल था, कंजर्वेटिव रिजाइम था, उस समय जो उन लोगों का कंजर्वेटिव्स का जो था कि वो सारे पावर अपने पास रख लें, तो इसी के अगेंस्ट में जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म काफ़ी तेज़ी एक दूसरे के साथ जुड़कर एक क्रांति का एक रूप लिया पूरे यूरोप में, और जिसमें कि इटली, जर्मनी वगैरह जो प्रोविंस थे, और ऑटोमन्स, इटली और जर्मनी के अलावा जो ऑटोमन साम्राज्य के जो सूबे थे, जो छोटे छोटे रियासतें थी, उनमें आयरलैंड और पोलैंड में भी दिस रिवॉल्यूशंस वेयर लेड बाय द ये जो क्रांति था, ये इस तरह का जो आंदोलन था, इसको लीड किया गया कि मिडिल क्लास के द्वारा, जो पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास थे उनके द्वारा। वो चाहे वो प्रोफेसर हो, स्कूल के टीचर हो, क्लर्क, और या फिर कॉमर्शियल मिडिल क्लास जो था, या फिर जो व्यापारी वर्ग था, इनके द्वारा। द फर्स्ट अपहिल टुक प्लेस इन द फ्रांस इन 1830। जो पहला जो कि एक इस तरह का ये जो आया सामने, वो था कि 1830 में एक विद्रोह जो सामने आया, वो था 1830 में। द बर्बन किंग्स, जो कि फ्रांस के पतन के बाद जो बुर्बो या बर्बन किंग्स जो था, जो डायनेस्टी था, उसके लोगों को जो स्थापित किया गया था सत्ता में, वो जो था कंजर्वेटिव्स के द्वारा जो उनको स्थापित किया गया था, उसके खिलाफ आया। वेयर नाउ द ओवरथ्रोन द लिबरल रिवॉल्यूशनरीज इनटू इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एंड इट्स हेड व्हेन। और क्या हुआ कि उन्होंने एक द फर्स्ट अपहिल टुक प्लेस इन द फ्रांस इन जुलाई 1830। द बुर्बो किंग हु हैड been restored to power during the conservative reaction after 1815। बुर्बो किंग को जो है, जो कि 1815 में इसको जो मतलब ये कंजर्वेटिव रिएक्शन के थ्रू के कारण जो उसको लाया गया था फ्रांस, नेपोलियन के पतन के बाद उसको हटा दिया गया, और वहाँ पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लुइस फिलिप को वहाँ का बनाया गया, वहाँ का राजा, जो कि एक संविधानवाद आधारित, जो कि वहाँ का जो नेशनल असेंबली था, वो उसके अंदर वो काम करे। एक मैटरनिक हुए, वो अक्सर ये कहा करते थे कि जब भी फ्रांस को छींक आती थी तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। और हुआ यही, जैसे ये जो 1830 जुलाई में ये रिएक्शन हुआ, और ये रिवॉल्यूशन पूरे में फैलने लगा। और ये क्या हुआ, इसका जो तत्कालीन जो इस रिवॉल्यूशन का जो ब्रुसेल्स में और बेल्जियम हुआ, और ये सब हैं, ये यहाँ से किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गए। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड अ नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो ये इवेंट था, एक मोबिलाइज नेशनलाइज जो ग्रीक वॉर ऑफ इवेंट, तो इंडिपेंडेंस चल रहा था, वहाँ शुरू हो चुका था ग्रीस में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ। वहाँ पर उसके खिलाफ भी इन लोगों को यहाँ यूनाइट करने का काम किया। ग्रीक जो था ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। वो 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर ग्रीक से लेकर आप मेडिटेरियन सी को चारों ओर देखें तो आप मेडिटेरियन सी को नेक्स्ट मैप में आप इसको देख सकते हैं, जो कि सेकेंड चैप्टर में था। वहाँ पर मेडिटेरियन सी से देख सकते हैं उसके ग्रीक, फिर टर्की, और फिर इधर सीरिया वगैरह, इजिप्ट, और फिर ये मोरक्को तक था ये हिस्सा इसका ऑटोमन साम्राज्य का। वो मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में ये हिस्सा था इसका ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर का। और इसी के अधीन ये ग्रीक था
15वीं शताब्दी से, जो कि एक इस्लामिक मुस्लिम राज्य था। द ग्रोथ ऑफ द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग्स द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। ये जो था फ्रांस में जो स्थिति आई बर्बो किंग के खिलाफ, उसने इस विद्रोह को एक चिंगारी देने का काम किया, जो कि 1821 से जो वहाँ चल रहा था। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथाइज्ड द एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब हुआ है कि जो ग्रीक से जो कि एक्साइल थे, जो कि ग्रीक से जो जिनको बाहर कर दिया गया था, जो ग्रीक के बाहर रह रहे थे, उनका समर्थन मिला, और जो यूरोप अदर यूरोपियंस थे उनका भी इनको सपोर्ट मिलने लगा। वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथाइज्ड द एंशिएंट ग्रीक, जो कि पश्चिमी यूरोप के लोग जो कि ग्रीक कल्चर से, ग्रीक को के साथ जो सहानुभूति रखते थे, उनका भी सपोर्ट मिला। अब यदि ग्रीक की बात करें तो सिकंदर, एक ग्रीक दुनिया की यूरोप का एक मतलब यूरोपियन सभ्यता का एक पालना कह सकते थे, कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जो मानव सभ्यता के 5 पालना कहा जाता है, जिसमें कि एक यूरोप भी था, एक ग्रीक भी था, जो कि यूरोपियन सभ्यता का विकास जो शुरुआत है वो ग्रीक से माना जाता है। आप यदि देखें तो पूरा प्राचीन ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका यूनान का सिकंदर हो, ये सब वहीं के थे। यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक रिलीजियस एंगल भी आ गया। एक मुस्लिम एम्पायर था और इधर ये लोग अलग इनकी कल्चर था, तो फिर यहाँ एक क्लैश बढ़ता गया। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज द फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वॉर। एक इंग्लिश पोएट हुए लॉर्ड ब्रायन, जो कि एक कहीं से फंड कलेक्ट किया और लोगों को वहाँ पर वो युद्ध लड़ने वहाँ पर चले गए ग्रीक में। लेकिन वो फीवर की वजह से 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। फाइनल द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। जब ये कुस्तुनतुनिया बोलते हैं इसको हिंदी में, हम इसको कुस्तुनतुनिया ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए एक दिक्कत हो रहा है। जो ट्रीटी ऑफ जो कुस्तुनतुनिया की जो संधि थी 1832 में, रिकॉग्नाइज द ग्रीस, और उसको यूनान को एक अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता मिला। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब हुआ कि नेशनल फीलिंग को रोमांटिसाइज किया गया, रोमानियत से इसको देखा गया, काफ़ी रोमांचक बनाने की कोशिश की गई। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड ट्रेडिशनल टेरिटोरियल एक्सपेंशन। नेशनलिज्म जो है कभी भी सिर्फ टेरिटोरियल एक्सप्लेनेशन और एक्सपेंशन या फिर डेवलपमेंट से नहीं आ सकता। कल्चर जो है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि इसमें आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरी, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें इनको एक नेशनलिज्म को रोमांटिसाइज करने में काफ़ी अच्छा बेहतर योगदान होता है इसका। लेट अस टू लुक द रोमांटिसिज्म अ कल्चर मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. मतलब ये तर्क और विज्ञान को ये काफ़ी ये रोमानियत यानी कि रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे या फिर जो रोमांटिक लिटरेचर जो लिखने वाले थे, वो लोग मतलब वो लॉजिक और साइंस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि वो हमेशा तर्क की बात करते थे, जबकि ये नेशनलिज्म को हमेशा भावनाओं से, इमोशन से जोड़ना पड़ता है, जो जोड़कर ही किया गया। एंड उन्होंने सिर्फ और यही किया, वो फोकस किया इमोशंस की ओर, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, अलग अलग तरह का फीलिंग्स के साथ इसको जोड़ने का। देयर इफोर्ट वाज क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। और नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिज्म को ये एक बूस्ट कर, नेशनलिज्म का जो एक आइडिया था उसको फैलाने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा, जो कि कॉमन पास, जैसे हम लोग भी कॉमन पास्ट जो है उनका इतिहास जो रहा है, सामूहिक इतिहास। अक्सर आप भारत में भी देखते होंगे कि भारत में भी इतिहास की अक्सर राष्ट्रवाद की जब बात की जाती है तो एक वैभवशाली अतीत पर चर्चा किया जाता है और उसको एक रोमांटिसाइज किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा था उस समय, तो आप इसको वो तब हो रहा था और हमारे यहाँ अभी ये अब कर रहे हैं। चलिए खैर ये अलग बात है, इसको बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हेडर 1744 to 1803 claimed that the true German culture was to be discovered among the common people। अब एक जर्मनी का राष्ट्र जो कि एक हुए जॉन गॉटफ्राइड हेडर, वो 1744 से 1803 तक
क्लेम द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड। वो एक्चुअली ट्रू जर्मन कल्चर यानी कि वो प्योर जर्मन कल्चर को डिस्कवर करने की बात कर रहे थे वो। और इस पर भी नेपोलियन सॉरी हिटलर ने भी इस पर काफ़ी काम किया था और उन्होंने अपने आप को प्योरर रेस बताने का कोशिश किया था पूरी दुनिया में। और इसी कारण वो काफ़ी एक रेशियल हो गए थे और काफ़ी वो ख़तरनाक भी उनका रहा कार्य काम। इट वॉज थ्रू अ फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस दैट ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। अब वहाँ पर जो है कि फोक जो था, फोक सॉन्ग्स में पोइट्री और जो डांसेस थे, इसके द्वारा जो कि नेशन स्पिरिट जो उसको पॉपुलराइज करने का काम किया जा रहा। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ द फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग के लिए एक राष्ट्रवाद का जो एक विचार था, उसको बनाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के जो फोक कल्चर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ और लोगों में इसका प्रचार किया गया। The emphasis of vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry a modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. ये folk जो वर्नाकुलर लैंग्वेज था, जो कि फोकल म्यूज़िक, फोक जो होते हैं, फोक म्यूज़िक हो या फिर डांसेस हो, ये बेसिकली या फिर स्टोरीज़ हो, बेसिकली ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में होते हैं। ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो है ये मैक्सिमम पॉपुलेशन तक ये पहुंचाने का काम करता है। जो कि उस समय यूरोप की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कि इलिटरेट ही थी, वहाँ तक उनका जो राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था, वहाँ तक पहुँचाया गया। इवन कि एंशिएंट जो नेशनलिज्म इनका जो रोमेंट था वो, और जो उनका जो मॉडर्न थ्योरी था, ये सारी चीज़ें। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन partitioned at the end of 18th century by the great powers रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। पोलैंड जो है इनके द्वारा पार्टीशन कर दिया गया। इवन दाउ द पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वेयर कीप्ड अलाइव। ये सारे जो लैंग्वेज के कारण है जो कि पोलैंड का जो एक जो नेशनल स्पिरिट था, कहानियों में, गीतों में लोगों के बीच जिंदा रहा। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज operas and musics, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbol। वहाँ पर पोलोनाइज और मजूरका इस तरह के जो एक म्यूज़िक का एक सिंबल बन गया नेशनलिस्ट मूवमेंट का। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जो होता है मतलब पोलैंड में ये दो चीज़ें, पोलोनीज और मजूरका जो था, पोलोनीज लैंग्वेज और मजूरका वहाँ का जो एक म्यूज़िक था या फिर एक डांस था, ये चीज़ें आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पोलोनीज या फिर यूरोप और उसके आसपास जो फोक डांस या म्यूज़िक है उसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए, पता कीजिए क्या क्या है और एक लिस्ट तैयार कीजिए जो कि आगे हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। हम लैंग्वेज जो होता है कि राष्ट्रवादी विचार को विकसित करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका। रसिया ने जब उसको अधिकृत किया पोलैंड को, तो पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स टू आउट ऑफ स्कूल एंड द रसियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो क्या किया वो रसिया में, वो जहाँ भी रसिया गया, रसिया ने जहाँ भी अपना अधिकार जमाया, वहाँ पर जो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज था उसको हटा दिया और वहाँ पर रसियन को काफ़ी मतलब बलपूर्वक लागू करने की कोशिश किया और किया भी। और इस 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द रसियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड, जो कि क्रश कर दिया। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रसियन रूल के खिलाफ एक हुआ जिसको कि क्रश कर दिया गया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इसमें योगदान था ये भाषा वाला मैटर। ये भाषा वाला मैटर रसिया को अभी नहीं, ये इसको जार के पतन तक 1917 का जो रूस की क्रांति थी वहाँ तक ये चीज़ें उसको छोड़ेगा नहीं। रसिया का जो ये पॉलिसी है, अक्सर ये चीज़ सुना जाता है कि नहीं एक देश एक राष्ट्र एक भाषा, वो ऐसा ये चीज़ इन्होंने करने की कोशिश की और इसको रसिया को इसका काफ़ी बुरा परिणाम भुगतने को मिला। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन यूज लैंग्वेज एज अ weapon of the national resistance. Polish was used for church gatherings, all religious instruction। वहाँ पर पोलैंड में जो पोलिश लैंग्वेज था वहाँ पर
एक धार्मिक अनुष्ठानों में, चर्च में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाने लगा। एज अ रिजल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ट एंड बिशप्स वेर पुट इन जेल। अब इसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे भारी संख्या में चर्च के पादरियों को और बिशप्स को जेल में डाल दिया गया और उनको साइबेरिया भेज दिया गया, रसिया मतलब साइबेरिया की जेलों में बंद कर दिया गया रसियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रसियन। उन्होंने किया गया था कि उनको प्रार्थना भी रसियन में करना है, चर्च का भी काम जो करना रसियन में करना है, लेकिन उन्होंने इसीलिए मना कर दिया और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। दिस यूज़ ऑफ पॉलिस कैम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रसियन डोमिनेंस। और ये जो पॉलिस लैंग्वेज था पोलैंड का, जो ये पोलैंड का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, वो एंटी रसियन जो मूवमेंट था, उनका स्ट्रगल था, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ये काफ़ी मजबूत वेपन के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया अपने इस लैंग्वेज वाले फैक्टर को। अब नेक्स्ट देखते हैं अब तो, और ये आगे आप चल कर देखते हैं कि पोलैंड एक देश बना। आज के डेट में ये पोलैंड है, तो जाहिर है कि वो कामयाब भी रहे अपने आप में। और कहीं ना कहीं यहाँ देखेंगे तो रसिया फेल रहा, क्योंकि इस तरह का जो भाषा लादने की कोशिश की वो वहाँ पर फेल रहा। अब देखते हैं कि हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 का एक पॉपुलर रिवोल्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका कारण था कि हंगर या भूख और हार्डशिप एक हार्ड मतलब सख्त शासन था, और हार्डशिप भी था, सख्त शासन और भूख, और इसके कारण एक रिवोल्ट हुआ 1830 1830 वेयर द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ये काफ़ी कठिन दौर था इसका यूरोप के लिए। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी सॉ द इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। अब चूँकि अब देखिए ये यूरोप वो काफ़ी कृषि क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था, वो कृषि उत्पादन बढ़ रहा था, जाहिर है परिणाम स्वरूप वहाँ पर आबादी में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। इन कंट्रीज़, इनके यूरोप के उसमें अधिकतर देशों में जो है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो काम से ज़्यादा कामगारों की संख्या हो गई, जॉब सीकर्स की संख्या जो है, जो एम्प्लॉयमेंट था उससे ज़्यादा हो गया। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे काम की तलाश में, और ऐसे में लोग स्लम्स में, जो ओवर क्राउडेड स्लम्स था, यहाँ पर रहने को मजबूर हो रहे थे। Small producers in towns were often faced with stiff competition from the imports cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. अब और यहाँ पर एक समस्या ये थी बाकी जो पूर्वी यूरोप के देशों में, कि यहाँ के लोगों में यहाँ जो छोटे शहरों में जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी, उसका जो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम था, और इंग्लैंड से आने वाले, इंग्लैंड जो कि तब काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था, हाईली मैकेनाइज्ड हो चुकी थी उनकी इकोनॉमी, और वहाँ से जो सस्ते मालों के सामने ये टिक नहीं पा रहे थे, और वो काफ़ी एडवांस था। दिस वाज स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ये स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा था, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन द होम्स। और जबकि पूर्वी यूरोप में छोटे छोटे कारखानों में या घरों में लोग अपने काम किया करते थे। इन दो बिल्कुल वैसे ही इंडिया में उस दौर को यदि देखें तो पूर्वी यूरोप और भारत की स्थिति लगभग कमोबेश एक जैसी थी, लेकिन उस समय जब यूरोप में फ्रांस, पुर्तगाल और इंग्लैंड, ये जो 3 देश थे, ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, और एक कॉलोनाइजेशन ये काफ़ी कर रहे थे पूर्वी यूरोप में भी और इधर आके एशिया में भी। तो इसी का परिणाम रहा। अब आप देखते हैं कि वहीं पूर्वी यूरोप में जो इनका जो एक्सपेंशन था, इसकी वजह से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच अक्सर लड़ाई होती रही, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, जिसका असर यहाँ भारत में भी दिखा। उसमें सबसे ज़्यादा तीखा जो इंग्लैंड को जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध सामना करना पड़ा वो था फ्रांस की तरफ से। This was especially so in textile production, which was carried mainly homes of small workshop and partly in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power. Peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices of year bad the harvest led to widespread pauperism in town and the country. इस दौर में इस क्षेत्र में यूरोप में जो अरिस्टोक्रेसी जो था, कुलीन तंत्र अभी भी जारी था, भूदासत्व प्रथा अभी भी लागू था, ज़मींदार भी थे, ज़मींदारी कानून भी चल रहा था वहाँ पर, और अच्छी पैदावार ना होने की वजह से वो जो खाद्य पदार्थों की में काफ़ी महंगाई थी, और इसकी वजह से यहाँ पर एक काफ़ी अराजकता फैला और लोग सड़कों पर आए। तो इसके बाद आगे देखते हैं इसके में
Year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris on the roads. 1848 का जो ये साल था, जो कि मतलब खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी, जो विस्तृत बेरोजगारी रही, वो जो पेरिस की जो जनता को सड़कों पर लाया और इन्होंने वहाँ पर एक काफ़ी अवरोध पैदा किए और जो वहाँ का जो लुइस फिलिप थे उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। नेशनल असेंबली ने अपने आप को एक रिपब्लिक, देश फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल मेल एडल्ट्स अबव 21, और जो वहाँ की जो वो 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दे दिया और एक गारंटीड द राइट टू वर्क, जो काम का अधिकार है उन्होंने दिया उसी समय 1848 में। काम का अधिकार, पता कीजिए कि हमारे देश में भी ये काम का अधिकार लागू है तो ये कब से लागू हुआ, इसको भी थोड़ा देखिए। द नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, और इसके लिए एक नेशनल वर्कशॉप की स्थापना की गई और उन्होंने इसको देखने की जिम्मेदारी दी गई कि लोगों को काम मिले। अर्लियर इन 1845, इसके पहले जो 1845 में वेवर्स इन सेसिलिया हेल्ड द लेट रिवॉल्ट, यहाँ पर भी एक रिवॉल्ट हुआ सेसिलिया में। इसके लिए कहानी दी गई है, आप इस कहानी को थोड़ा पढ़िए, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि एक कहानी है, इसको आप एक बार रीडिंग करना, अच्छी कहानी है, सुनने में अच्छा लगेगा। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, अब क्या हुआ कि वहाँ पर एक तो नेशनलिस्ट थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरीज, लेकिन अब एक वहाँ लिबरल्स का भी ग्रुप था। वो पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. ये सारा जो गरीब लोग थे, जो जनता थी, भूखे प्यासे लोग, भूखे लोग, ये भूखमरी के शिकार लोग, या फिर जो कि कृषि मजदूर थे, ये लोग जो रिवॉल्ट कर रहे थे, ये जो था मिडिल क्लास के अंदर था, इसका जो नेतृत्व था मिडिल क्लास के पास था। इवेंट्स ऑफ फरवरी इन 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and republic based on universal male suffrage has been proclaimed. अब जो 1848 का जो ये क्रांति था फरवरी में, इसको फरवरी क्रांति भी कहते हैं, इवेंट ऑफ फरवरी भी कहते हैं। फरवरी 1848 में जो फ्रांस में जो हुआ कि वहाँ के लुई फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा और वहाँ पर मोनार्की को समाप्त करके रिपब्लिक स्थापित कर दिया गया और यूनिवर्सल सफरेज लागू कर दिया गया। एवरी मेल जो कि एडल्ट मेल्स थे उनके लिए। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर द इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, वहाँ पर अभी जो है इंडिपेंडेंट स्टेट जो था, नेशन स्टेट अभी भी नहीं बना था। सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सब एम्पायर्स थे जहाँ पे स्टेट अभी बने नहीं थे। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस combined their demand for the constitutionalism with national unification. They took advantage of growing popular unrest to push their demands for the creation of the nation state and parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and a freedom of association. अब यहाँ क्या वो सब लोग संविधानवाद की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करने लगे और यहाँ पर एक यूनाइटेड होकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया बाकी देशों में। और ग्रोविंग द पॉपुलर अंडरस्ट पुश देयर डिमांड्स, अब उनका जो डिमांड थे वो नेशन स्टेट और पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करने लगे और उसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे और उसको काफ़ी तेज़ी मिली। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये दो चीज़ें। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class and professionals, businessmen, prosperous artisans come together in the cities of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. क्या हुआ कि जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट देने के लिए लोग जो फ्रैंकफर्ट के इन द जर्मन रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, बहुत भारी संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे, जो समूह थे, मिडिल जो जिसको कि मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन वगैरह इसके जो सदस्य थे सब टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में जमा हुए और डिसाइडेड टू वोट, और वो लोगों ने निर्णय लिया कि जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करें। ऑन May 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन ए फेस्टिव प्रोसेशन। 18 मई 1848 को एक सुसज्जित जुलूस के रूप में उन्होंने मार्च किया और एक सेंट्रल असेंबली की स्थापना की जो कि सेंट पॉल चर्च में
इसका एक आयोजन किया गया। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें कि जर्मन नेशन का जो हेड होगा एक मोनार्क होगा, एक राजा होगा, एक मोनार्की होगी वहाँ पर, जो कि पार्लियामेंट के अंदर होगा, पार्लियामेंट के अनुसार काम करे। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम IV, king of Persia, he rejected and joined other monarchs to oppose the elected assembly. जब इसकी जो असेंबली के द्वारा इसकी पेशकश की गई किससे, फ्रेडरिक विलियम IV का, जो कि पर्सिया के जो राजा थे, पर्सिया के जो शासक थे, उन्होंने इसको मना कर दिया और वो जाके जो कि वो उनसे मिल गए, अब जो कि इलेक्टेड असेंबली के खिलाफ थे, उनके साथ मिलकर इनका विरोध करने लगे। वाइल द अपोजिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब क्या हुआ कि ऐसे में वो जो उन्हें राजा बनाया और फिर वो जाके उधर से उनके साथ मिल गए। अब क्या हुआ, अरिस्टोक्रेसी जो है और मिलिट्री जो है मजबूत हो गई और सोशल जो सामाजिक स्तर था पार्लियामेंट का वो कमज़ोर पड़ता गया, इरोड होता गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हुज रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड आर्टिसियन एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब हुआ ये कि मिडिल क्लास जो था, मैक्सिमम वो सारे व्यापारी वगैरह थे, इन्होंने वर्कर्स का जो कलाकार, जो वर्कर और जो कारीगर थे, उनके सपोर्ट पर थे और उनकी जो मांगों को पूरा करने में सफल नहीं रहे और ऐसे में इन्होंने भी अपना सपोर्ट उधर से खो दिया। और एंड में हुआ ये, ट्रूप्स वेयर कॉल्ड इन द असेंबली एंड फोर्स टू डिसबैंड। असेंबली में फोर्स बुलाया और इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग द पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्र। अभी भी जो महिलाओं का जो राजनीतिक अधिकार था वो एक विवादित था। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड participated actively over the years. Women had formed their own political association, founded newspaper। अब हुआ कि वो लोग भारी संख्या में इन आंदोलनों में भाग ले रही थी, वो अपने संगठन बना रही थी, न्यूज़पेपर चला रही थी और पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोस्ट्रेशन में भी हिस्सा ले रही थी। डिस्पाइट, जबकि इसके बाद भी इन्हें जो है कि एक मताधिकार से वंचित रखा गया। When the Frankfurt Parliament convened in the church St. Paul, women were admitted only by observers to stand in the visitors gallery। आप समझ सकते हैं कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ, फ्रैंकफर्ट में जो ये सेंट पॉल चर्च में जो पार्लियामेंट हुआ, उसमें जो महिलाओं को एडमिट किया गया, किस लिए, सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में, सिर्फ एक कैसे ऑब्जर्वर किया, इनको एक दर्शक के रूप में ऑडियंस गैलरी में इनको खड़ा रहने की इजाज़त दी गई। थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्सेज वे आर एबल टू suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order। जब कंजर्वेटिव आए 1848 में भी, फिर दोबारा जब आए तो फिर भी उन्होंने जो लिबरल मूवमेंट उन्होंने भी पुराना सिस्टम को लागू नहीं किया। मोनार्क्स वेयर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन could be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। अब जो वहाँ के जो राजा थे, शासक थे, वो समझने लगे कि अब रिवॉल्यूशन को शांत करने का एक ही तरीका है कि इनको धीरे धीरे छूटें और रियायत दिया जाए और रिवॉल्यूशनरीज को। Hence in the year 1848 the autocratic monarchies of the Central European began to introduce and changes that had already taken place in Western Europe। वेस्टर्न यूरोप में जैसे कि फ्रांस वगैरह में जो हो चुका था, अब उस तरह का जो परिवर्तन लाने लगे, जनता को अधिकार दिए जाने लगे धीरे धीरे। Thus serfdom as bond labor, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Russia। The Habsburg rulers granted more autonomy to Hungarian in 1867। इसका परिणाम हुआ कि वहाँ भूदासत्व और जो बेगार वाला सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया और द हैब्सबर्ग रूलर को अधिक से अधिक हैब्सबर्ग रूलर्स को हंगेरियन स्टेट और हंगेरियंस को 1867 में अधिक से अधिक ऑटोनॉमी दी गई काम करने की। और ये एक नेशनल मूवमेंट था, एक जो इसका जो ये दौर था रिवॉल्यूशनरीज का, जो क्रांति का जो दौर था, ये फाइनली एक इनिशियली यहाँ तक देख सकते हैं कि ये काफ़ी सक्सेस रहा। अब आगे चलिए नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली और जर्मनी का निर्माण। अभी देखिए, अभी तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अलग आज के जो राष्ट्र हैं वो कैसे बने। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।